अभी तक हम लोगों ने जो है इंडियन पॉलिटी में पार्ट 1 टू पार्ट 4A तक के सभी आर्टिकल्स को कवर कर लिया है। अब हम लोग पार्ट 5 में प्रवेश कर चुके हैं और पार्ट 5 आपको पता है कि ये डील करता है किससे, ये यूनियन से संबंधित है। चूँकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ चलती है, इस पॉलिटी को हमने फॉलो किया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो डिवीज़न ऑफ पावर किस फॉर्म में है, एक है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है आपका लेजिस्लेचर और तीसरा क्या है जुडिशरी, जिसमें हमारे यहाँ चूँकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है ये ओवरलैप करता है एक दूसरे से। लेजिस्लेचर के लोगों का चुनाव होता है और उसी में से कुछ लोग जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाते हैं। जबकि आर्टिकल 50 हमने पढ़ा हुआ था, आर्टिकल 50 हमें ये बताता है कि हमारी जुडिशरी कैसी है, वो इंडिपेंडेंट है, इनसे पूर्णतः अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूनियन में जो पहला चैप्टर है, यूनियन में जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है एग्जीक्यूटिव के बारे में, जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं, लिख चुके हैं और अब हम उसका एक रिकैप लेते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है? एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले जो ऑफिसर्स आएंगे जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे वो होंगे हमारे प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चर्चा होगी जिसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, और जो हमारा लीगल ऑफिसर होता है, फर्स्ट लीगल ऑफिसर, वो कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी हम इस पार्ट में जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल हमारे जो हैं 52 से चालू होकर के 122 तक जो हमारा जो है आर्टिकल है वो 52 से चालू होकर 122 तक। अब इसको कैसे बाइफरकेट करने वाले हैं हम लोग, तो देखिए आपने पहले एग्जीक्यूटिव पूरा पढ़ लिया। एग्जीक्यूटिव में आर्टिकल कहाँ से आपने पढ़ा था, 52 प्रेसिडेंट से चालू होता था और 78 पे जाके ख़त्म हो रहा था एग्जीक्यूटिव, यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद जो हम अगला चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो क्या होगा, हमारा लेजिस्लेचर होगा, जिसको हम पार्लियामेंट बोलेंगे। और पार्लियामेंट में कहाँ से आर्टिकल चालू होगा, आर्टिकल नंबर 79 टू कहाँ तक आर्टिकल आपका जाएगा, आर्टिकल जाएगा आपका 122 तक। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में या अगले जो है 1 या 2 वीडियो में यहाँ तक के आर्टिकल्स को कवर करने के लिए, और रेस्ट इसके बाद हम कवर करेंगे, जिसमें हमारा क्या पोर्शन आएगा 123, जिसमें जो है ड्यूरिंग जब सेशन में नहीं होता है कोई भी हाउस तो क्या होता है, राष्ट्रपति आपका लेजिस्लेट करने की पावर होती है, जिसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। और फिर इसके बाद जो जुडिशरी के आर्टिकल्स हैं, फिर कैग का आर्टिकल, हम उस पर जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम अपने आप को यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं। अभी इसमें आर्टिकल जो एग्जीक्यूटिव के हमने पढ़े उनको हम देखते हैं, जो आर्टिकल 52 टू 78 है। 52 आर्टिकल क्या बोलता है, वो ये बोलता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए एक प्रेसिडेंट होगा, ये आर्टिकल 52 बोलता है। और आर्टिकल 53 जो है, आर्टिकल 53 क्या कह रहा है, आर्टिकल 53 कह रहा है वहाँ पे कि ये जो प्रेसिडेंट होंगे इनके अंदर सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो होंगी वो उनके अंदर वेस्टेड होंगी। ठीक है ना, तो एक राष्ट्रपति होगा इंडिया का और उसके अंदर सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो है वेस्टेड होगी। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर, जो भी एक्शन होता है, जो गवर्नमेंट, क्यों इसलिए बोलते हैं ना कि एग्जीक्यूटिव का हेड कौन हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाकर प्रेसिडेंट हो रहा है, यहाँ से मिल रहा है। अगर हम आर्टिकल 53 को रेड विद आर्टिकल जो 74 और 75 कहते हैं, तो हमको पता चलता है कि प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, सारी पावर उसमें वेस्टेड होगी, लेकिन वो इस चीज़ को अपने हिसाब से नहीं चला रहा है। उसको एड एंड एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जो कि हेड की जाएगी किसके द्वारा, पीएम के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है, कैसे पीएम का अपॉइंटमेंट हो रहा है, और ये सब कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे चर्चा यहाँ पे आ रही हैं। कैसे वो लोग जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं कहाँ के, लोकसभा के लिए, और इंडिविजुअली वो रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिडेंट के लिए। ये सब चीज़ें हम इन तीनों आर्टिकल को मिला करके ही ये निकालते हैं, जिसकी समरी आती है कि पहली बात तो प्राइम जो आपका प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करना है, और मैक्स टू मैक्स वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए इसको वापस भेज सकता है। एक तो ये समरी होगी। दूसरी चीज़ आ गई कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है ये भी स्विम टुगेदर सिंग टुगेदर, जब तक इनके पास बहुमत है तब तक तो ये रहेंगे, नहीं तो इनको जो है एक साथ जो है रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब नेक्स्ट आर्टिकल पे अब आते हैं। आर्टिकल नंबर 54 ये बोलता है कि इलेक्शन का मेथड क्या होगा। ठीक है, इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का। तो इलेक्शन जो होगा प्रेसिडेंट का, उसमें कुछ इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब वोटर कौन होंगे, तो ये कहता है कि वोटर सिर्फ वो लोग होंगे जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इलेक्टेड मेंबर्स मतलब जिनका चुनाव हुआ है, नॉमिनेट करके आए हैं, वो लोग यहाँ पे वोटर नहीं होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे कहाँ के, हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का हाउस कौन होता है, तो लोकसभा होता है, और क्या होता है दूसरा, राज्यसभा होता है। यानी लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इसके हाउस हो गए, और दूसरे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट्स के, वे भी इसके मेंबर होंगे, वोटर, वो भी इलेक्टोरल वोटर जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसका, उसके जो है पार्ट होंगे। 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 में आया, जो इफेक्टिव हुआ 1 जून 1995 से, ठीक है, 1 जून 1995 से, वो बोलता है कि ये स्टेट में वो इंक्लूड होगा कहाँ से, वो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे यूटी भी हैं। मेनली उस टाइम पे वो दिल्ली और पुडुचेरी को ऐड किया था। क्योंकि आपको पता है कि 2019 से आपके जम्मू कश्मीर को जो है स्टेट से अलग करके क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। तो और यूटी विद लेजिस्लेचर है, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग भी जो है इसके क्या हो जाएंगे, वो भी मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज के। ये 54 हो गया। 55 बोल रहा है कि अब ठीक है, ये वोटर तो आपके हो गए, कौन कौन वोट डालेगा, कैसी चीज़ें होंगी, लेकिन वो मैनर क्या होगा जिससे जो आप इलेक्शन करवाएंगे। तो बताया गया कि वो जो मेथड होगा इलेक्शन का वो होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक, सिंपल सी बात यह है, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए हम चुनाव कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो 50% +1 वोट को पा रहा है। ठीक है, तो मतलब मेजॉरिटी के साथ वो जीत रहा है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं उनको 1 2 3, मतलब कि कोई भी एक आदमी को जब वोट करता है तो उसमें जो है सीरियल नंबर दे देता है कि भाई अगर 5 कैंडिडेट हैं तो मैं पहले वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ, अच्छा ये नहीं है तो इसको मैं दूसरे नंबर पे इसको चुनता हूँ, तीसरे नंबर पे इसको चुनता हूँ। तो ये जब आपके काउंटिंग के राउंड्स चलते हैं तो काउंटिंग के राउंड्स में हमें क्या है 50% +1 लाना है। ठीक, इस सीट को पाने के लिए जितने भी राउंड चलाने होंगे हम चलाएंगे, और जो उस राउंड में सबसे नीचे वाला आदमी होगा उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, और उसको जो वोट पड़े होंगे उसमें जो जो सेकंड प्रायोरिटी होगी वो अगले वाले को एज ए फर्स्ट नंबर पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। यही होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, अब आगे क्या 56 क्या बोलता है। ठीक, पहली बात भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52। 53 बोलता है 53 बोलता है कि एक्सिक्यूटिव पावर जो है वेस्टेड होगी किसमें, प्रेसिडेंट में। और 54 बोल रहा है कि उसका जो है इलेक्शन होगा, इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्टोरल कॉलेज से होगा, जो कि सारे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे कहाँ से, हाउस ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा के। ठीक है, और प्लस इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, इंक्लूडिंग पुडुचेरी, दिल्ली और 2019 से जो जम्मू कश्मीर। 55 है मैनर ऑफ इलेक्शन का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल मींस। और 56 बोल रहा है कि अब जब ये चुन के आ रहे हैं तो उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा, कब तक वो जो है ऑफिस में मेंटेन रहेंगे। तो बोला जा रहा है कि अगर वो रिज़ाइन नहीं करते हैं और उनको रिमूव नहीं किया जाता है। ठीक है, 2 कंडीशन हो सकती है, चुन के आ गए और अगर वो रिज़ाइन कर दिए तो पहला कंडीशन सवाल आएगा यहीं पे, इसी से बनता है 56 से ही, कि रिज़ाइन किसको करेंगे। तो रिज़ाइन करेंगे एड्रेस करते हुए, प्रेसिडेंट रिज़ाइन करता है एड्रेस करते हुए किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। तो अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए, जो कि रिजिग्नेशन के तुरंत बाद किसको बताएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा को बताएगा कि भैया प्रेसिडेंट जो है रिज़ाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये इनका काम हुआ। और अगर रिमूव किया जाता है तो रिमूवल की कंडीशन क्या है, रिमूवल कंडीशन है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस एक ही ग्राउंड दिया गया है कि कब हम रिमूव करेंगे, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहा गया है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर प्रेसिडेंट करता है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा, रिमूवल के लिए कहीं कुछ चर्चा है, कैसे होगा रिमूवल, क्या चीज़ें होंगी, तो एक आर्टिकल उसके लिए मेंशन है जिसमें हम वर्ड लिखते हैं इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट जो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर राष्ट्रपति कर रहा है तो उसके लिए उसको इम्पीच किया जाएगा, जिसकी पूरी चर्चा जो है आर्टिकल 61 में है। तो इट मीन्स कि अगर वो चुन करके आ गया और वो रिज़ाइन नहीं कर रहा है, रिमूव नहीं कर रहा है, तो जिस दिन से जो है उसने ओथ ली है या इंटर किया है अपने ऑफिस में, उस दिन से जो है 5 साल तक वो अपने पद पे मेंटेन रहेगा।
लेकिन एट द सेम टाइम अगर 5 साल कंप्लीट हो गया है तो वो अपने पद को नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसमें नया प्रेसिडेंट जो है, जब तक कि नया प्रेसिडेंट अपने पद को ज्वाइन नहीं कर लेता है। तो ये भी चीज़ है, क्योंकि ऑफिस वैकेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 57 क्या कहता है। आर्टिकल 57 ये कहता है कि ठीक है, टर्म ऑफ द ऑफिस 5 साल हो गया, सारी चीज़ें हो गई, क्या अब फिर से जब इलेक्शन हो रहा है अगली बार, तो क्या वो री इलेक्ट हो सकता है वही आदमी? तो यहाँ पे बोलता है कि री इलेक्शन के लिए कोई भी बार नहीं है, कोई भी आपको रोका नहीं गया है। ठीक है, जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी है प्रेसिडेंट को बनने के लिए, अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो कितने भी नंबर ऑफ टाइम जो है, एनी नंबर ऑफ टाइम आप जो है प्रेसिडेंट पद के लिए आप बन सकते हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा बार कौन रहा है? तो अभी तक सबसे ज़्यादा बार आपको पता है कि जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे महामहिम राजेंद्र प्रसाद जी, यही जो है लगातार जो है यही तो 2 बार रहे हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 58 की बात करते हैं। आर्टिकल 58 में अगर आए तो क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की यहाँ पे चर्चा कर रहा है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट बनेगा? तो पहली क्वालिफिकेशन तो ये बोल रहा है कि वो आदमी जो है क्या सिटीजन होना चाहिए भारत का। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि सिटीजन तो हो लेकिन एट द सेम टाइम 35 ईयर की एज को कंप्लीट कर चुका हो। और तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है कि वो क्वालिफाई हो, एलिजिबल हो या क्वालिफाई हो टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी चाहिए होती, जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए होती, वो अगर उसके पास है तो ये 3 शर्तों अगर वो पूरा कर रहा है तो वो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो है वो क्या है, वो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाइड है। दूसरी बात क्या बोलता है इसी में, दूसरा जो है 58 जो आर्टिकल क्वालिफिकेशन का, उसमें बोलता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टर्म जो है ये कहीं पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको टाइम टू टाइम पे डिफाइन किया है। उसमें ये कहा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कहीं से कोई पेमेंट मिल रहा हो। पेमेंट कहाँ से? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जो है कोई भी लोकल अथॉरिटी के थ्रू। ठीक, बट कि आप उस पोस्ट पे भी हों जो कि इन्फ्लुएंशियल हो और आपको पेक्यूनरी गेन करा सकती हो। अगर इस जगह पे भी आप हैं तो भी उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। इट मीन्स अगर ऐसे किसी भी पोस्ट पे आप हैं तो पहले आपको वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप इलेक्शन के लिए जो खड़े हो सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से जो राज्य प्रमुख वर्ड था इसको हटा करके वहाँ पे राष्ट्रपति, और जो उप राज्य प्रमुख था उसको हटा करके उपराष्ट्रपति वर्ड कर दिया गया। ठीक है, 59 जो आपका क्या है, 59 आर्टिकल ये बोलता है कि कंडीशंस क्या होंगी प्रेसिडेंट के ऑफिस की। तो 59 कहता है कि कंडीशंस होंगे कि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, मतलब ना लोकसभा का, ना राज्यसभा का, ना ही स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का। अगर वो होता है तो उसको जो है जब राष्ट्रपति बन रहा है तो वहाँ से उसको रिज़ाइन कर देना पड़ेगा। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं रहेगा, बता ही दिया गया है, वो उसको रिज़ाइन करना ही करना पड़ेगा वहाँ पे। उसको विदाउट रेंट के पेमेंट के एक ऑफिशियल रेजिडेंस मिलेगा, और प्लस वो एमेलमेंट्स, वो अलाउंसेस, वो प्रिविलेजेस मिलेंगे जो कि इसी पे स्पेसिफाइड होगा कहाँ पे, 2nd शेड्यूल में। ठीक है, वो सारे प्रिविलेज अलाउंसेस जो है 2nd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो स्पेसिफाइड होंगे, और डिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम पे, और जिसको उसके टर्म ऑफ द ऑफिस के टाइम पे डिमिनिश नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कंडीशंस हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस की जो आर्टिकल 59 में मेंशन्ड है। इसके बाद आर्टिकल 60 आता है। 60 क्या बोलता है? आर्टिकल 60 बोलता है कि ओथ आर अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट बिफोर द एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस। अपने ऑफिस में घुसने से पहले जो प्रेसिडेंट होगा या कोई भी पर्सन जो एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट के रूप में, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करते हैं या वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होते हैं, और जब CGI जो है प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ को निभाते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उनको ओथ और अफर्मेशन लेनी पड़ेगी। किसके द्वारा? याद करिए, तो बिफोर एंटरिंग द ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ CGI, और CGI नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो भी सुप्रीम कोर्ट का होगा उनके द्वारा जो है इनको जो है क्या करना पड़ेगा, ओथ लेना पड़ेगा, अफर्मेशन करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 60 में क्लियर कट मेंशन है। अब आप याद करिए आर्टिकल 61, हमने कहा था कि वो अपने लिए इलेक्ट हो गए। जब इलेक्ट हो गए तो इलेक्ट होने के बाद उनके पास ऑप्शन एक क्या है कि उनको जो है रिमूव भी किया जा सकता है।
तो रिमूवल का जो ग्राउंड दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो ग्राउंड है सिर्फ रिमूवल का, सिर्फ एक ही ग्राउंड मेंशन्ड है। वो एक ग्राउंड क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये टर्म जो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फ्रेज कहीं भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसको हम वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये कौन डिसाइड करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड कर सकता है, लोकसभा या राज्यसभा डिसाइड कर सकती है कि उन्होंने वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको क्या लगता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा? क्योंकि ये पावर किसको दी गई है, पावर दिया गया है आपके लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर कौन है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउस कौन हुए, लोकसभा और राज्यसभा हुई। तो इसीलिए यहाँ पे अब देखिए, जब आप पढ़ें कैसे जो है इम्पीच किया जा सकता है, उसको कैसे हटाया जा सकता है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। तो पहली बात तो ये हो रहा है कि ठीक है, अगर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कर रहा है तो इसको इम्पीच किया जा सकता है, अपने पद से हटाया जा सकता है। हटाने का तरीका क्या है, हटाने का तरीका ये है कि किसी भी हाउस में ईदर, ठीक है ना, कि कोई भी जो इंट्रोडक्शन होगा, एक रेजोल्यूशन को जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में कि हमको आपको हटाना है। एक रेजोल्यूशन को जो है क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे, तो ये इंट्रोडक्शन कहाँ हो सकता है, इन द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब क्या हुआ, मतलब कि चाहे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, चाहे लोकसभा में, कहीं पे भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जहाँ पे भी आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन जो है सबसे पहले तो 14 दिन के प्रायर नोटिस के बाद ही हो सकता है। और वो जो प्रायर नोटिस आप दे रहे हैं कि भैया हम आपको हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन लाने वाले हैं, वो प्रायर नोटिस भी कम से कम 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से साइंड होना चाहिए, यानी 15%। ठीक है, जो मेंबर हैं हाउस के, उनसे जो है साइंड एक राइटिंग में, एक जब आप नोटिस देते हैं प्रेसिडेंट को कि हम एक रेजोल्यूशन आपके खिलाफ लाना चाहते हैं कि आपने वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, जब आप 14 डे नोटिस दे सकते हैं, उसके बाद ही रेजोल्यूशन जो है इंट्रोड्यूस होगा। और वो रेजोल्यूशन उस हाउस में जहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, वो हाउस कोई भी हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, वहाँ से 2/3 मेजॉरिटी आप टोटल मेंबरशिप, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी से जब वहाँ से पास होगा तब क्या होगा, तब वो चार्ज फ्रेम हो जाएगा कि हाँ ठीक है, इन्होंने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है। अब चूंकि चार्ज की फ्रेमिंग हो गई कि इन्होंने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, वो एक हाउस ने कर दिया, अब ये ट्रांसमिट होकर के दूसरे हाउस में जाएगा कि वो चेक करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा क्या जो चार्जेस लगाए गए हैं इनके ऊपर, जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, वो चार्जेस क्या सही हैं या नहीं। तो इस टाइम पे क्या होगा, अदर जो हाउस होगा, दूसरा हाउस जो होगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा इन चार्जेस को। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे प्रेसिडेंट को राइट होगा कि वो खुद अपीयर हों या फिर रिप्रेजेंट करवा सकें अपने बिहाफ में, किसी के थ्रू जो है उस इन्वेस्टिगेशन में अपनी बातों को रख सकें। उनकी बातों को सुनने के उपरांत, सब कुछ चीज़ें करने के बाद, अगर इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट ये आ रहा है कि ये मान लेते हैं कि हाँ चार्जेस जो है जो फ्रेम किए गए थे वो सही हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, उनको कंफर्म कर देते हैं, तो कैसे ये होगा, एक रेजोल्यूशन इसके लिए पास किया जाएगा दूसरे हाउस से, जो कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबरशिप से ही जो है पास होना ज़रूरी है। अगर ये पास होता है तो जिस दिन से, उस दिन, डेट ऑन विच जो है रेजोल्यूशन, सच रेजोल्यूशन जो पास होगा, उस दिन से ये मान लिया जाएगा कि प्रेसिडेंट शैल रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। उस दिन से प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया गया अपने ऑफिस से। यहाँ तक ओके हो गया। तो इम्पीचमेंट की बात आ गई। इम्पीचमेंट के प्रोसेस को आपने समझ लिया कैसे होता है, और ग्राउंड क्या होता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वैकेंसी अगर हो रही है कहाँ पे, प्रेसिडेंट के ऑफिस में, वैकेंसी कैसे होगी, तो वैकेंसी दो ही चीज़ में, तीन चीज़ें में हो सकती है। या तो प्रेसिडेंट की जो है टेन्योर के टाइम पे ही जो है डेथ हो जाए, अभी 5 साल का टाइम पूरा ही नहीं हुआ, अचानक से जो है डेथ हो गई उनकी, या फिर उनको रिमूव कर दिया गया, कैसे, आर्टिकल 61 के थ्रू इम्पीचमेंट पास हो गया और वो रिमूव हो गए अपने पोस्ट से, रिज़ाइन कर दिए वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए, या अदरवाइज़ उनका इलेक्शन ही जो है नल एंड वाइड कर दिया गया है। तो कोई भी ऐसा कुछ केस होता है तो फिर क्या होगा, एक इलेक्शन कराना होगा। इलेक्शन जो होगा एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए जब वैकेंसी वो हो रही है तो, और नॉट लेटर देन, ठीक है ना, बट इन नो केस लेटर देन जो है 6 मंथ। जब भी वो वैकेंसी हुई है उसे 6 महीने के अंदर में ही इलेक्शन करा लेना होगा आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको ये बात।
उस टाइम पे जब तक ये फॉर्मल वैकेंसी हुई है वो कौन उसको लीड करेगा, तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के रोल में रहेंगे, और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होंगे तो CGI को ये काम करना पड़ेगा। जो भी अगला आदमी ये 62 के तहत जो अलग इलेक्शन हो रहा है, ये नहीं कि मान लीजिए उनकी डेथ हो गई है तो 3 साल तक प्रेसिडेंट थे और अब 2 साल ही बचा है तो 2 साल के रहेंगे, नहीं। आर्टिकल 56 में जैसा टेन्योर दिया गया है कि जो भी आदमी प्रेसिडेंट की पोस्ट के इलेक्ट होता है वो जिस भी डेट से इलेक्ट होता है इंटरिंग अपॉन ऑफिस से 5 साल तक रहेगा, तो ये इस आदमी के लिए भी उतना ही वैलिड होगा कि जब भले ही वो टेन्योर के बीच में ही उनकी डेथ हो गई या उनको रिमूव कर दिया गया, रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, तब भी वो फिर से जो नया आदमी इलेक्ट होकर के आ रहा है वो अगले 5 साल तक जो आर्टिकल 56 बोल रहा है एज इट इज़ उस पर भी लागू होगा। ये आपने अभी तक लगातार जो है 52 से 62 तक प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा। अब एक वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो 63 बोलता है, आर्टिकल 63 कहता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। और 64 बोलता है वो करेगा क्या अगर वाइस प्रेसिडेंट होगा तो कहता है भैया वो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, कहाँ का, राज्यसभा का, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। 65 क्या कह रहा है, अब क्योंकि नॉर्मल टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का और वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा, नॉर्मल टाइम पे उसको यही काम इसी के लिए जो है उसको पेमेंट दिया जा रहा है। एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि 64 साफ साफ बोला एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है और राज्यसभा का, और वो उसको पेमेंट भी जो है आर्टिकल 97 से आप देखेंगे तो उसको पेमेंट भी किसके लिए मिल रही है, चेयरमैनशिप जो कर रहा है राज्यसभा की इसके लिए उसको पेमेंट दी जाती है। वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे कोई पेमेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आर्टिकल 65 बोलता है कि ठीक है जब तक वो चेयरमैन है राज्यसभा तब तो ठीक है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन जब कोई ऐसी वैकेंसी आती है तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो एज ए प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा, उनके फंक्शन को डिस्चार्ज करेगा। तो सिंपल सी बात हो रही, 2 ही काम हो सकता है, या तो एक कोई कैजुअल वैकेंसी हो गई जो आपने पढ़ा अभी तक। कैजुअल वैकेंसी क्या मतलब हो गया, वही उनकी डेथ हो गई, उनको रिमूव कर दिया गया ऑफिस से, डेथ हो गई, रिमूवल हो गया या फिर रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, या फिर कोई अदरवाइज ऐसी कंडीशन होती है तो। और दूसरा या तो वो एब्सेंट है ड्यू टू कोई रीज़न हो गया, इलनेस हो गई, कहीं बाहर चले गए, तो मतलब एब्सेंट है, अपने ऑफिस में नहीं है। तो जब तक जो है नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के नहीं आ रहा है, जब वो कैजुअल वैकेंसी के लिए अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जब रोल कर रहा है तो जब तक वो इलेक्ट होकर के नया वाला नहीं आएगा तब तक वो रहेगा, यानी मैक्सिमम कब तक सकता है, 6 महीने तक सकता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना ही कराना होगा। ठीक है ना, आर्टिकल याद करिए कौन सा है, आर्टिकल 62। और अगर एब्सेंसी है, एब्सेंट है वो, तो जब तक प्रेसिडेंट जो है अपनी ड्यूटी को रिज्यूम नहीं कर रहा है तब तक जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे। जब वो उनके फंक्शन को डिस्चार्ज करेंगे तो याद करिए आर्टिकल 60 के तहत उनको जो है ओथ और एफर्मेशन करना पड़ेगा CGI के सामने, और एट द सेम टाइम उनको सैलरी जो है अभी आर्टिकल 97 के तहत चेयरमैन की सैलरी नहीं मिलेगी, प्रेसिडेंट की सैलरी मिलेगी उनको, जो कि 2nd शेड्यूल में मेंशन है। कोई भी सैलरी जो मिलती है वो सारी सैलरी जो है वो शेड्यूल 2nd में मेंशन है। ठीक है, यहाँ तक ये याद रखिएगा। अब आते हैं आर्टिकल नंबर जो है 66 में। आर्टिकल 66 क्या बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जैसे इलेक्शन हमने जो प्रेसिडेंट का पढ़ा था वैसे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। तो वहाँ पे एक इलेक्टोरल कॉलेज था और यहाँ पे भी एक है, तो इनका इलेक्टोरल कॉलेज जो है प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से एकदम अलग है। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट सिर्फ जो होते हैं बोथ हाउसेस के, कौन से, राज्यसभा और लोकसभा। और हाँ एक और कंडीशन, वहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर थे, यहाँ पे क्या था, इलेक्टेड भी होंगे और नॉमिनेटेड भी होंगे। तो बोथ द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा वो इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होंगे किसके, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के। वाइस प्रेसिडेंट को जो है किसी भी हाउस का मेंबर, इधर हाउस ऑफ द किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना होगा, मतलब अगर है तो रिज़ाइन कर देना चाहिए, उसको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिटीजन होना चाहिए भारत का, 35 ईयर की एज जो है कंप्लीट कर चुके हों, वो एलिजिबल हों कि राज्यसभा का मेंबर, मतलब क्वालिफाई हों इस चीज़ के लिए कि राज्यसभा का अगर मेंबर उनको चला जाए तो वो बन सकें उसके लिए। तो ऐसा ही आदमी जो है वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना कर रहे हैं। 67 बोलता है टर्म क्या होंगे, कितने दिन तक ये रहेंगे, टर्म ऑफ द ऑफिस क्या है, तो इनका भी टर्म ऑफ द ऑफिस क्या है, 5 ईयर ही है जब से वो इंटर करेंगे अपने ऑफिस से। अगर इनको रिज़ाइन करना होगा तो किसको एड्रेस करते हुए रिज़ाइन करेंगे, प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए रिज़ाइन करेंगे, और प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना होगा तो किसको एड्रेस करते हुए रिज़ाइन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, रिमूवल कैसे होगा,
इनका रिमूवल, चूँकि ये चेयरमैन कहाँ है, राज्यसभा के अलग है प्रेसिडेंट के रिमूवल से, वहाँ पे इम्पीचमेंट है और कोई भी हाउस वो बिल को जो है वो रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन यहाँ साफ साफ है, चूँकि चेयरमैन है राज्यसभा के, तो यहाँ साफ साफ बोलता है कि रेजोल्यूशन जो होगा अगर आपको लाना है इनके रिमूवल के लिए, तो वो पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही आ सकता है, और दूसरी बात ऐसा कुछ भी लाना है तो आपको 14 दिन का प्रायर नोटिस उनको देना पड़ेगा। तो 14 दिन के प्रायर नोटिस देने के बाद आपको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे कितने मेंबर्स को साइन करके भेजना है, राइटिंग में होना चाहिए कि नहीं, ये सब चीज़ें जो कोई कंडीशन नहीं है। यानी इन कंपेयर टू प्रेसिडेंट यहाँ पे चीज़ें ईजी हैं, इसलिए इसको इम्पीचमेंट नहीं बोलना है, रिमूवल बोलना है। अंतर समझे आप। दूसरी बात क्या है कि अगर राज्यसभा में मेजॉरिटी के साथ जो भी मेंबर वहाँ पे जो है, ठीक है ना, ऑल द देन मेंबर्स ऑफ जो राज्यसभा, अगर वो मेजॉरिटी के साथ पास हो जाता है, उस मेजॉरिटी के साथ पास होने के बाद लोकसभा अगर उससे एग्री कर जाती है, एग्री करने का मतलब वहाँ से भी एक सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया, सिंपल मेजॉरिटी से वहाँ से भी एग्री कर गए कि हाँ ठीक है हम सहमत हैं इस बात से, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है शैल स्टैंड रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, वो अपनी पोस्ट से जो है वो रिमूव कर दिए जाएंगे। इवन दो रिमूवल नहीं हो रहा है, 5 साल कंप्लीट हो गया, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं बियॉन्ड द 5 ईयर्स टिल उनका सक्सेसर जब तक जो है वो ऑफिस में नहीं आता है। कुल मिला के आपको बताया गया था कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को जो है हमको वैकेंट नहीं रखना है। अब आ गया किसमें, आर्टिकल 68। ये क्या बोलता है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। जैसे वहाँ पे इलेक्शन कब तक होगा, ठीक है, 62 बोल रहा था कि इलेक्शन होना चाहिए जब भी वैकेंसी ऐसी हो रही है, तो वैकेंसी कैसे होगी, डेथ होगा, रिमूवल होगा, या फिर जो है रेजिग्नेशन होगा, या अदरवाइज ऐसी कोई कंडीशन होती है, तो इस केस में क्या होगा, एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे 6 महीने की वो जो कंडीशन रखी थी कि मैक्सिमम टू 6 महीना, वो यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे भी जो पर्सन इलेक्ट होगा वो एज पर आर्टिकल 67 में जो टेन्योर दिया गया है 5 साल, वो 5 साल के लिए ही रहेगा। 69 में ओथ और एफर्मेशन दी गई है किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की, जो अपने ऑफिस में इंटर करेंगे। तो कौन ओथ और एफर्मेशन को कराता है, तो वो प्रेसिडेंट कराएंगे, सॉरी, या फिर जो है उनके बिहाफ में कोई भी और कराएगा, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 69। आर्टिकल 70 क्या बोल रहा है कि जब भी जितनी भी चीज़ें एज वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट के रूप में करते हैं, उन फंक्शंस जो डिफाइंड हैं इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अलावा कोई नई कंटिजेंसी आती है, कोई नई जो है सिचुएशन आती है, और उसके लिए कुछ भी उसको फंक्शन जो डिस्ट्रीब्यूट करना है या देना है, तो ये कौन कर सकता है, तो ये सारी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दे रखी है कि ऐसी कंटिजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट में मेक सच प्रोविजंस, ऐसे प्रोविजन बनाएगा जो कि इस चैप्टर में कहीं भी प्रोवाइड नहीं किए गए हों, कि उन कंटिजेंसीज़ में वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट के रूप में जो है काम कर सकते हैं, उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकते हैं। यहाँ तक आर्टिकल 70 तक। अब अभी तक हमने पढ़ा 52 to 62 जो कि प्रेसिडेंट से संबंधित है, 63 तो जो है 70 जो कि वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। अब हम पढ़ते हैं 71। 71 एक ऐसा आर्टिकल है जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों से संबंधित है। ये बोलता है कि अगर जो इलेक्शन होता है, वो इलेक्शंस को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट अगर हो रहा है, ठीक है, जो इलेक्शन हो रहा है किसका, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का, उसको कोई भी लेकर के कोई भी डाउट या डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसमें कौन फाइनल अथॉरिटी होगा या कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, तो वो इंक्वायरी और डिसाइड बाय जो है किसके द्वारा होगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यही फाइनल अथॉरिटी होगा, इसके द्वारा जो भी किया जाएगा, कहा जाएगा, वही फाइनल होगा। ये क्लियर हुआ आपको। ये आर्टिकल 71 है। आर्टिकल 72 क्या कहता है, आर्टिकल 72 पार्डन की पावर जो है किसकी, पार्डन है, रेमिट है, रेस्पाइट है, कम्यूट है, ठीक है, या आपका क्या हो गया, सस्पेंड हो गया। तो ये सारी पावर जो हो गई, ये सारी पावर प्रेसिडेंट की पावर जो है यहाँ पे मेंशन्ड है। 3 कंडीशन है जहाँ पे प्रेसिडेंट ये चीज़ें कर सकते हैं। एक, अगर कोई भी सेंटेंस जो डेथ से रिलेटेड हो, सेंटेंस अगर जो है डेथ सेंटेंस है, तो उसमें पार्डन की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, वो प्रेसिडेंट के पास है। कोर्ट मार्शल का कोई केस है या फिर जो है मिलिट्री कोड का कोई केस है, तो इसमें पार्डन की जो पावर है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। और वो सारे केसेस जहाँ
तक यूनियन लॉ के तहत, यूनियन लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए हैं उसके तहत कोई भी जो है आपको सेंटेंस दिया गया है उस पर पार्डन की पावर किसके पास है, वो प्रेसिडेंट के पास है। इन 3 कंडीशंस में जो है पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है। अब क्या क्या पावर है, तो पार्डन करने की पावर है इनके पास। तो ये देखिए 2 चीज़ होते हैं, एक होता है पनिशमेंट और दूसरा क्या होता है, सेंटेंस। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। पनिशमेंट और दूसरा जो है सेंटेंस। तो पनिशमेंट जो होगा, पनिशमेंट में ये पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं। और सेंटेंसेस को ये कम्यूट कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। सिंपल सा, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सेंटेंस का मतलब हो रहा है आपका, जो सेंटेंस है वो एक तरह से क्या है, जजमेंट है या फिर जो है लीगल डिटर्मिनेशन है कि पनिशमेंट आपको इतने साल का दिया जा रहा है या ये पनिशमेंट दिया जा रहा है। अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और पनिशमेंट मतलब उसका एग्जीक्यूशन हो गया है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। बस यही 2 बेसिक अंतर है। तो अगर मान लीजिए वो अपने जो है सेंटेंस के दौर में है, जब उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, जस्ट जजमेंट आया हुआ है, तो उस सेंटेंस को प्रेसिडेंट चाहें तो वो कम्यूट कर सकते हैं। मतलब जो सेंटेंस, कम्यूट का सिंपल से मतलब है सब्स्टिट्यूट कर देना एक लाइटर वर्जन आपसे, लाइटर पनिशमेंट से। अगर आपको जो है 10 साल की सज़ा दी गई थी तो उसको जो है 7 साल की सज़ा में कन्वर्ट कर दिए, या 3 साल की सज़ा में कन्वर्ट कर दिए, तो एक लाइटर वर्जन से। सश्रम था, आश्रम को हटा करके सिर्फ जो है नॉर्मल सज़ा दे दी आपको, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट सिर्फ कर दिया उसको। तो सब्स्टिट्यूट करना लाइटर पनिशमेंट से, ये क्या हो गया, कम्यूट करने का मतलब हो गया। रेमिट करने का मतलब क्या हो गया, किसी भी सेंटेंस को, कि सिंपल सी बात ये है कि उसका नेचर जो है ना, कैरेक्टर, नेचर को जो है हम चेंज नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जो है नेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, बस उसके टाइम में जो है कमी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कम्यूट का मतलब वो पूरा जो है लाइटर पनिशमेंट, मतलब उसको जो है नेचर भी चेंज कर सकते हैं उसको। लेकिन रेमिट का मतलब हुआ कि उसको नेचर नहीं चेंज होगा, बस उसका जो है टाइम जो है, टेन्योर जो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा पीरियड को। और सस्पेंड मतलब टेम्प्रोरी जो है वहाँ पे हॉल्ट लगा दिया गया, स्टे कर दिया गया, ये चीज़ हो गई। अब इन केस ऑफ पनिशमेंटेड जो एक्सक्यूट हो रहे हैं उसमें क्या चीज़ें होंगी, तो उसमें चीज़ें होंगी कि पार्डन कर सकते हैं। इवन इन द केस ऑफ जो है डेथ पनिशमेंट जो है वो एब्सोल्यूट कंप्लीटली एब्जॉर्व कर सकते हैं कन्विक्शन से, आपको पूर्णतः जो है माफ़ कर दिए, कन्विक्शन ही ख़त्म हो गया। तो ये पार्डन की पावर है। रिप्राइव का मतलब क्या हो गया, रिप्राइव का मतलब हो गया कि अगर जो फांसी की सज़ा होती है, एक्सक्यूशन होता है, उस पर जो है एक टेम्प्रोरी टाइम के लिए जो है, जब तक उस पर कोई फ़ैसला नहीं आ जा रहा है कि क्या उसको जो है हम पार्डन करेंगे या उसको रेमिट करेंगे, कम्यूट करेंगे, क्या करेंगे, तब तक के लिए उस पर जो है एक टेम्प्रोरी जो है वो पीरियड के लिए स्टे लग जा रहा है। उसी को हम जो है क्या बोलते हैं, उसी को जो है इसमें रिप्राइव बोला जाता है, ठीक है। रेस्पाइट क्या होता है, रेस्पाइट सिंपल सी बात ये हो रही, कोई भी स्पेशल कंडीशन है, मतलब एक सज़ा दी गई लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन है, जैसे कि हो सकता है कि ड्यू टू डिसेबिलिटी वो सज़ा जो है उसको वो पूरी नहीं कर सकते, या जब सज़ा मिली थी उसके मतलब जो भी रीज़न हो, प्रेगनेंसी के कारण वो सज़ा नहीं हो सकती, बहुत हार्ड सज़ा वो हो रही है, तो बस इन कंडीशंस के कारण जो क्या हो रहा है कि उसको लेसर सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। ओरिजिनल्स को, इसी को जो है स्पेशल फैक्ट के कारण, इसी को जो हम क्या बोलते हैं, इसी को जो है रेस्पाइट बोला जाता है। और रेमिशन का क्या मतलब हुआ, रेमिशन का मतलब हुआ जो आपने वहाँ पढ़ा था सेंटेंस वाले टाइम पे, कि टेन्योर को कम कर दे रहे हैं विदाउट जो है नेचर को चेंज किए हुए, रिड्यूसिंग द पीरियड विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ द पनिशमेंट। वही पनिशमेंट रहेगा, 10 साल का है तो उसको 3 साल कर देंगे, 5 साल कर देंगे, तो ये सब जो है क्या हो गया, वो हो गया रेमिशन। ये क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें जो है किसमें, डेथ सेंटेंस में, कोर्ट ऑफ मार्शल में, डेथ सेंटेंस, कोर्ट ऑफ मार्शल, और जो है सभी केसेस जहाँ तक एक्सिक्यूटिव, जहाँ पर जो है पार्लियामेंट की पावर जो है लेजिस्लेट करने की एक्सटेंडेड होगी, वहाँ तक के हर एक केस में प्रेसिडेंट को पावर है पार्डन करने की, रेस्पाइट करने की, रिप्राइव करने की, रेमिट करने की, या फिर जो है कम्यूट करने की। अब आते हैं आर्टिकल 73 पे। यहाँ तक प्रेसिडेंट की जो है पार्डनिंग पावर भी आप पढ़ लिए। 73 से एक तरह से जो है हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ जा रहे हैं और एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके, प्रेसिडेंट के। तो ये क्या है कि एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंड कहाँ तक होगा, तो एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंड जो है, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंड वहीं तक होगा जहाँ तक पार्लियामेंट को ये अधिकार होगा कि वो किसी चीज़ पे कानून बना सके। तो आपको पता होता है कि पार्लियामेंट को जो है यूनियन लिस्ट के सभी चीज़ों पे जो कानून बनाने का अधिकार है, तो यहाँ तक जो है एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंड होगा। एट द सेम टाइम कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई अगर
वो कानून बनाई है तो वहाँ पे भी जो है, अगर वो बना चुकी है तो वहाँ पे भी एक्सक्यूट हो जाए, वहाँ पे जो एक्सटेंड हो जाएगा पार्लियामेंट इसकी पावर का, एक्सिक्यूटिव पावर का। कोई ट्रीटी हुई है, कोई एग्रीमेंट हुआ है जिसकी वजह से जो है स्टेट का भी कोई मैटर अगर है, वहाँ पे स्टेट लिस्ट का भी कोई चीज़ है जिस पे पार्लियामेंट, चूँकि ट्रीटी और इन सब चीज़ों में अगर स्टेट की भी सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट को पावर है क्या बनाने का, लॉ बनाने का, तो वहाँ तक एक्सिक्यूट करने के लिए एक्सिक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन हो जाएगा। यही आर्टिकल 73 बताता है कि कहाँ तक एक्सिक्यूटिव पावर फैली हुई है इसकी, यूनियन की। क्लियर हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 74 पे। आर्टिकल 74 ये बताता है कि जो प्रेसिडेंट हमारे होंगे वो प्रेसिडेंट को ऐड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी विद पीएम एट द हेड। पीएम उसके हेड होंगे और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, या दूसरी भाषा में बोलें तो प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड पीएम है उनकी एड एंड एडवाइस पे अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगी, या एक्सिक्यूटिव एक्शंस को जो है वो डिस्चार्ज करेगी, जो भी एक्सिक्यूटिव फंक्शंस करने हैं उसको डिस्चार्ज करेगी। हाउएवर प्रेसिडेंट जो है वो जो एडवाइस दिया जा रहा है उसको रिकंसिडरेशन के लिए फिर से भेज सकते हैं, लेकिन कितनी बार भेज सकते हैं, मैक्सिमम 1 नंबर ऑफ टाइम, एक बार भेज सकते हैं। और ये कब गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 का। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं कि नहीं आपको यही चीज़ करना है तो उनको वो चीज़ करनी पड़ेगी। ऐसी एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको दे रही है वो किसी भी कोर्ट में जो है इंक्वायर नहीं कर सकता, उस पर जो है चैलेंज नहीं कर सकता, उस पर पूछा नहीं सकता कि आपने ऐसा क्यों एडवाइस दिया। आर्टिकल 75 क्या बोलता है? आर्टिकल 75 बोलता है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड पीएम होगा, उस पीएम को अपॉइंट कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और अदर मिनिस्टर्स को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। ये मिनिस्टर जो है कितने हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो होगा इंक्लूडिंग पीएम वो 15% जो है 15% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। लोकसभा की मैक्सिमम मेंबरशिप कितनी हो सकती है, 550, तो 550 मैक्सिमम हो सकती है। तो मैक्सिमम जो है कितने वो बन सकते हैं आपके मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम, तो 550 का 15% निकाल लीजिए, समझ गए। तो इतने लोग जो है, सॉरी, ये आपके जो है मिनिस्टर्स इतने लोग बन सकते हैं। तीसरी बात आती है कि वो जो मिनिस्टर होंगे वो कब तक ऑफिस पे रह सकते हैं, तो मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या इवन दो पीएम को भी जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कहीं नहीं है, वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जब तक जो है प्रेसिडेंट के प्रसादा पर्यंत जब तक वो चाहेंगे तब तक वो रहेंगे, ठीक है, बस इतना है उनकी इच्छा तक, तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक जो है वो अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, लोकसभा के लिए, और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, प्रेसिडेंट के प्रति। इसीलिए कहा जाता है कि लोकसभा में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए लोकसभा में अगर उसने अपना स्ट्रेंथ खो दिया, मेजॉरिटी खो दी, उसी को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि लोकसभा का कॉन्फिडेंस जो है किसमें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ख़त्म हो गया है। इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा। जब भी कोई भी मिनिस्टर जो होता है वो अपने ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले क्या होगा, एज पर 3rd शेड्यूल, 2nd शेड्यूल में क्या है, वेतन के बारे में है, पेमेंट होगा, और 3rd शेड्यूल में बोलता है कि ओथ की चर्चा है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है ओथ को जो है ऑफिस में जाने से पहले वो ओथ लेके जाएंगे। अगली बात क्या करता है कि मिनिस्टर जो होगा, अगर कोई ऐसा भी, क्योंकि इंडिया में मतलब कि क्या बोला गया कि कोई भी आदमी जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो वो अगले 6 महीने तक जो है मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उस 6 महीने में वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बन पाता है तो वो मिनिस्टर के पद से उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा, वो नहीं रह सकता है मिनिस्टर। इन लोगों की सैलरी अलाउंसेस के बारे में, तो सैलरी अलाउंसेस में 2nd शेड्यूल में जो है स्पेसिफिक बताया गया है, और पार्लियामेंट टाइम टू टाइम जो है इसको डिफाइन करता रहता है, डिटरमाइन करता रहता है, और जैसा भी होगा उसको 2nd शेड्यूल में अपडेट कर दिया जाता है। ये हो गया आर्टिकल 75 के बारे में। अब आते हैं आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 क्या कहता है, कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब चीफ लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन है, अटॉर्नी जनरल होता है। कौन इसको अपॉइंट करता है, तो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है।
कौन आदमी एलिजिबल हो सकता है? कि वो जो क्वालिफाई हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, वो आदमी जो है एलिजिबल होगा क्या? अटॉर्नी जनरल बनने के लिए इंडिया का। अटॉर्नी जनरल को क्या क्या इससे पावर मिल रही है? पहली पावर तो ये हो रही है कि जो भी प्रेसिडेंट उनको जो भी असाइन करते हैं कि इसी सब्जेक्ट पे भैया तुमको हमको बताना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारी गवर्नमेंट को आपको एडवाइस देना है, उन सभी मैटरों पे जो है वो एडवाइस देंगे। एट द सेम टाइम वो इंडिया के अंदर जो भी कोर्ट है वो सभी कोर्ट में, इंडिया के टेरिटरी के अंदर वो सारी कोर्ट में एज ए ऑडियंस के रूप में, अगर वो लीगल मैटर संबंधित है भारत सरकार से, तो वो जो ऑडियंस के रूप में पार्टिसिपेट करने के अधिकारी हैं। और क्या इनको सिक्योरिटी होता है? इनके टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है इनके पास? इनके पास भी नहीं है। ये भी जो है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक जो है वो अपने पद पे बने रहेंगे। और इनको जो रेम्युनरेशन जो है, जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे, वो रेम्युनरेशन को मिलेगा। एट द सेम टाइम एक चीज़ इनको और मिलती है आर्टिकल 88 के तहत कि भैया चूँकि अटॉर्नी जनरल हैं तो इनको पार्लियामेंट के सदन के ये मेंबर नहीं होने के बाद भी उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इवन दो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में इनको मेंबर बनाया गया तो वहाँ पे भी एज ए मेंबर के हैसियत से ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन कहीं से भी आर्टिकल 88 इनको ये पावर नहीं देता कि ये जो है चूँकि पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पर वोट दे सकते हैं। वोट सिर्फ वही आदमी देगा जो मेंबर होगा उस हाउस का। क्लियर हो गया? तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये किसी कोर्ट में भी वहाँ पे बैठ सकते हैं ऑडियंस के रूप में, और 88 के तहत लोकसभा की प्रोसीडिंग्स, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के बाद अब आता है आर्टिकल 77 पे। आर्टिकल 77 क्या कहता है? सिंपल सा बताता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे रूल्स और प्रोसीजर बनेंगे। 77 कह रहा है कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है वो किसके नाम पे होता है? प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। सिंपल सी बात कि कोई भी जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हो रहा है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहा है। कोई भी ऑर्डर निकल रहा है, कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट है, वो सभी चीज़ें जो हैं किसके नाम पे होंगी? बनाया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा इन द नेम ऑफ जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्हीं के नाम पे होगा। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? वही ऐसे रूल बनाएंगे, ठीक है, ताकि कन्वीनियंटली ट्रांजेक्शन हो सके किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेसेस का। और उन बिजनेस को जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ एमंग द मिनिस्टर्स कि भैया तुम इस चीज़ को देखो, तुम इस चीज़ को देखो, ये चीज़ें जो हैं ऐसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है कौन करता है? रूल कौन बनाता है? प्रेसिडेंट का काम हुआ। आर्टिकल 77 यही बताता है। आर्टिकल 77 क्या बता रहा है कि कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सारे एक्जीक्यूटिव एक्शन किसके नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे। जो भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होंगे वो किसके नाम पे एक्जीक्यूट किए जाएंगे? प्रेसिडेंट के नाम पे एक्जीक्यूट किए जाएंगे। और प्रेसिडेंट ही ऐसे रूल बनाएंगे जिससे जो है स्मूथ फंक्शनिंग हो, या जो है कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन हो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और वो उन बिजनेसेस को एमंग मिनिस्टर्स में क्या करेंगे? वो एलोकेट कर देंगे। कौन? प्रेसिडेंट। अब आते हैं आर्टिकल 78 पे। आर्टिकल 78 को आप इस तरह से याद करिए कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है किसका? प्रेसिडेंट का। क्लियर हुआ? जैसे हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब हमें जानने का अधिकार है, वैसे प्रेसिडेंट को भी जानने का अधिकार है चीज़ों की, उसकी सरकार कैसे चल रही है, उसके बिजनेस कैसे रन हो रहे हैं, मतलब उसके एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें कैसे चल रही हैं, और लेजिस्लेचर में क्या कोई चीज़ें हो रही हैं तो वो कैसे जो है कहाँ तक है, क्या बिल आने वाला है, क्या चीज़ें होंगी, ये सब उसको जानकारी होनी चाहिए। इवन दो किसी स्पेसिफिक मैटर पे अभी अगर उसको जानना है तो पीएम को उसको बताना पड़ेगा ये चीज़ें। यही है आर्टिकल 78। ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो टाइम टू टाइम पे फर्निश करे इन्फॉर्मेशन किसको? प्रेसिडेंट को। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या डिसीजन लिया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या फिर कोई भी प्रपोजल है लेजिस्लेशन का, उन सब चीज़ों के बारे में। और कोई ऐसा मैटर जिसमें इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, कॉल अपॉन बाय प्रेसिडेंट, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस लेजिस्लेशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को बताना होगा। ये आर्टिकल 78 है। सिंपल सी भाषा में आप RTI टू प्रेसिडेंट करके याद रखिए। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 2। जो चैप्टर 2 क्या है? वो पार्लियामेंट को डील करेगा। पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 79 से 122 तक आपका विस्तृत है। इन आर्टिकल्स की हम चर्चा करेंगे कि पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, उसके ऑफिसर्स कौन कौन होंगे, कैसे सेशन होता है, कब बुलाया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितने मेंबर होते हैं, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगा, कैसे उनको हटाया जाएगा, बिल कब आएगा, कैसे वो पास होगा, उसकी साइकिल क्या होगी उसको पास होने की, अलग अलग टाइप के बिल कैसे होते हैं, बजट क्या होता है, इन सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे पार्लियामेंट में आर्टिकल 79 से 122 अगले।
थैंक यू।